हेलो चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का द सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर को और क्लास 12 की केमिस्ट्री को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ें। तो इस चैप्टर को मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। नाउ यू एंजॉय द लर्निंग, राइट? दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट, राइट। तो सबसे पहले सॉलिड्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप सभी को मालूम है, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं सॉलिड्स होते क्या हैं। तो बहुत सीधी सीधी बात है, सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस whose melting point is above the room temperature। जो आप लोग कहते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ये सब सॉलिड्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन अगर सॉलिड पूछा जाए कौन सा सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपका वो सब्सटेंस होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। जाहिर सी बात है, रूम टेम्परेचर से कम मेल्टिंग पॉइंट होगा तो बेचारा मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। दो फोर्सेस हैं, दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिसाइड करते हैं। आइदर द सब्सटेंस विल बी इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड और इन गैसेस स्टेट। वो दो फैक्टर्स हैं आपके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और दूसरा काइनेटिक एनर्जीज। तो जिन सब्सटेंसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं और काइनेटिक एनर्जीज काफी कम होती हैं उन पार्टिकल्स की, उनके मॉलिक्यूल्स की, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। वो सब्सटेंसेस जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज बहुत कम होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ एक दूसरे को मूव करने के लिए अलाउ करेंगे, तो वो एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में। वो सब्सटेंसेस जिनकी काइनेटिक एनर्जीज बहुत हाई होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होते हैं, कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक, तो वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और जिन सब्सटेंसेस में ये दोनों फैक्टर्स इंटरमीडिएट होंगे सॉलिड्स और गैसेस के, दे विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। करेक्टरिस्टिक्स आप सभी को सॉलिड्स की पता है, एक बार मैं बहुत तेजी से आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूं। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट, ये सब क्लास 8 से आप सीखते आ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, their constant particles have fixed positions and can only oscillate about their mean position। कांस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है एंड दे कैन ओनली ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड्स की। तो देखिए, बहुत पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या पूछा गया है, जिसके बारे में बच्चे पता नहीं क्या क्या बताते हैं, बट यू हैव टू राइट द करेक्ट लैंग्वेज। व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड? बिकॉज देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। Why do solids have definite volume? Because solids are rigid. Rigid in the sense constant particles अपनी positions पर fix रहेंगे। जब fix रहेंगे तो volume क्यों change होगा? तो जो पहला question है why solids are rigid, simple you will answer because the constant particles are fixed at their positions and may oscillate about their mean axis। Why do solids have definite volume? Because solids are rigid। यहाँ जो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो चीजें आपने अभी तक नहीं सीखी हैं वो मैं बात आपसे करूंगा। आपको यहाँ पर दो तरह के सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, एक एमॉर्फस सॉलिड्स और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बहुत सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप किसी एग्जाम में अपीयर होने जाते हैं तो उसमें जिस हॉल में आप एग्जाम देते हैं देयर इज अ डेफिनेट सीटिंग अरेंजमेंट एंड यू हैव अ डेफिनेट सीट और डेफिनेट प्लेस टू सिट। तो वो जो अरेंजमेंट है आपका
वो है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म। और अगर आपका रेसिस चल रहा हो स्कूल में, इंटरवेल चल रहा हो, तो जिसका जहां मर्जी आती है वहां जाता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो रह नहीं जाता है, तो वो आपका कौन सा हो गया, एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है। जब आप अपने स्कूल की असेंबली में हैं तो असेंबली में आपकी एक प्रॉपर पोजीशन होती है, वहीं पर आप खड़े होते हो, उसी रो में आप लगते हो, तो वो हो गया आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म। और जब आप रेसिस चल रहा है ना, या टूर पे चले गए आप, तो वहां पे कोई डेफिनेट अरेंजमेंट तो रहेगा नहीं, कौन से पार्ट जिसके मर्जी जहां वहां चला जाता है। जहां पे इरेगुलर अरेंजमेंट रहेगा दैट वुड बी द एमॉर्फस फॉर्म, और जहां पे डेफिनेट अरेंजमेंट रहेगा दैट वुड बी द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और एमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में बहुत तेजी से मैं आपको बताता हूं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें आप देखेंगे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको ऑब्जर्व होगा। मैं ये ऑन पेपर कुछ आपको बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितने भी डॉट्स, जितने भी पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ, ये कांस्टेंट पार्टिकल की लोकेशन बता रहा है, साइड बता रहा है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं ये एक ऑर्डर जो आपको सामने स्क्रीन पर बन रहा है, इट इज अ रेगुलर ऑर्डर। और अगर एमॉर्फस में आप चलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स में आप देखेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड्स में इस तरह का, हाँ, कोई भी एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी चींटी को इंक में भिगो के छोड़ दिया, जहां वो जा रही है जा सकती है। तो इस तरह से ये आपके पास एक इरेगुलर अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स का एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में आपको मिलता है। और क्रिस्टलाइन में जैसा कि आप देख पा रहे हो, there would be a regular arrangement of constant particles। मैं अगर इस ऑर्डर को और एक्सटेंड कर दूं, इस सॉलिड में किस जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है उसको और ऑब्जर्व करें, क्रिस्टल में आगे की तरफ मूव करें, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक मूव करें, तो भी आपको सेम पैटर्न ही मिलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पॉसेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हो गया कि आप अगर बहुत लंबी डिस्टेंस तक भी क्रिस्टल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वही अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स का मिलेगा जो आपको स्टार्टिंग में छोटे से पोर्शन में मिल रहा है। और यहां आप बोल सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स पॉसेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जैसा आप यहां देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में अगर आप किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें, जैसे आप इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें, तो आप देखिए यहां पर पार्टिकल है, फिर काफी गैप के बाद पार्टिकल है, फिर काफी गैप के बाद पार्टिकल है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग फिर पार्टिकल पड़ा ही नहीं। यानी कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, जैसे इस एक्सिस के अलॉन्ग चलिए, देखिए कितने पार्टिकल्स पड़ गए, इस एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे एक भी पार्टिकल आपको नहीं मिला। तो जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, तो आपको इरेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा कांस्टेंट पार्टिकल्स का अलॉन्ग डिफरेंट एक्सिस। जबकि एमॉर्फस में क्या है, सब गड़बड़ी है, सब जगह इरेगुलरिटी है, यानी कि एक सा पैटर्न आपको मिलेगा एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में। और इसीलिए जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके केस में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सब सभी डायरेक्शन में कैसा होगा, सेम होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी। और ये जो नेचर है एमॉर्फस सॉलिड्स का वो कहलाएगा दैट एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेचर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे आइसोट्रॉपिक नेचर बताएंगे, और ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। जबकि क्रिस्टलाइन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग आपको डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स मिलता है, और इसीलिए ये कहेंगे आप कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर इन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और दे पॉसेस एन आइसोट्रॉपी। ठीक है। एक बात यहां पर और सीखेंगे अभी हम कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको अगर आप शार्प
एज डिवाइस से कट करेंगे, नाइफ वगैरह से कट करेंगे, तो आप देखेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें आपको एक स्मूथ सर्फेसिस मिलेंगी कट होने के बाद। शार्प क्लीवेज, यानी कि आप बोल सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंडरगोज शार्प क्लीवेज। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में अगर आप किसी शार्प एज डिवाइस से कट करोगे, जैसे ग्लास हो उससे आप कट करो कितनी भी शार्प एज डिवाइस से, तो जो सर्फेसिस मिलेंगी वो कैसी होंगी, इररेगुलर होंगी, स्मूथ सर्फेसिस नहीं मिलेंगी। तो ये कहा जाता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट अंडरगो शार्प क्लीवेज। अब जैसा कि आप, तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल हमारे पास है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड को डिस्टिंग्विश करने का, एंड दैट इज क्वार्ट्ज एंड ग्लास। आप देखेंगे जो क्वार्ट्ज और ग्लास आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इनमें से दोनों में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो SiO2 यूनिट है या SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स आप बोल सकते हो, दोनों बातें चल जाती हैं। तो ये आपके सामने लेफ्ट में क्वार्ट्ज है और राइट में ग्लास है, दोनों के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सेम है, SiO4 4 नेगेटिव यूनिट बोल, रेगुलर अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स का दिखाई पड़ रहा है क्वार्ट्ज के केस में। तो ये आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जबकि जो राइट साइड में ग्लास का इन्होंने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करने की कोशिश की, उसमें एक इररेगुलर अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल का आपको मिल रहा है, और ये किसका एग्जांपल हो गया, आपका एमॉर्फस सॉलिड का हो गया। हमसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड ग्लास। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, ये तो सबको मालूम है। वो ये जानना चाहते हैं इन केस ऑफ क्वार्ट्ज there is a long range order of SiO4 4 negative units, while in case of glass there is a short range order of SiO4 4 negative units. क्वेश्चन है हमारे पास, how can you convert quartz into glass? तो जब आप क्वार्ट्ज को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनीलिंग, ANNEALING, एनीलिंग इसको हम बोलते हैं, जिससे जो एक रेगुलर अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल्स का क्वार्ट्ज के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, इररेगुलर हो जाएगा, और जब इररेगुलर अरेंजमेंट हो गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वार्ट्ज आपके पास ये टेबल में कुछ और डिस्टिंग्विश जो है वो समराइज किए गए, मैं इस पे आता हूँ, फिर 2-3 बातें और आपसे करूंगा इनके बारे में। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, यहाँ पर इररेगुलर अरेंजमेंट रहेगा कांस्टेंट पार्टिकल का एमॉर्फस के केस में। मेल्टिंग पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, किस शार्प एज डिवाइस है तो आपको शार्प क्लीवेज मिलेंगी, स्मूथ सर्फेसिस मिलेंगी, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ऐसा बोला जाता है। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनमें आपको शार्प सर्फेसिस नहीं मिलती, इररेगुलर सर्फेसिस मिलती, तो कहा जाता है that amorphous solids do not undergo sharp cleavage। जैसा आपको मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द क्रिस्टल, तो उनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी सेम रहेगा। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब जिस टेम्परेचर वो मेल्ट हो जाएंगे, फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम लगा रहेगा और सेम टेम्परेचर पे पूरा क्रिस्टल जो है मेल्ट हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ग्लास का आप थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे वो अलग टेम्परेचर में मेल्ट होगा, कुछ पोर्शन जो है किसी और टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, मैंने आपको बता दिया अभी। और जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं यानी ग्लास है वो कैसा है, आइसोट्रॉपिक नेचर का है, उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में चलने पर सेम ऑब्जर्व होती है, और इसका रीजन आपको पता है क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में किसी डायरेक्शन में चलो हर तरफ इरेगुलरिटी ही है, एक सही अरेंजमेंट आपको सभी एक्सिस के अलोंग मिला करता है। फिर ये तो बात हो ही गई, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कैसे हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं, सच्चे सॉलिड्स हैं, और जो आपके एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको इसलिए सुपर कूल्ड लिक्विड बोला है हमने क्योंकि कुछ एमॉर्फस सॉलिड जैसे कि ग्लास
अगर आप बड़े बड़े मतलब जो मॉल्स होते हैं उसमें आप ग्लास के जो डोर्स लगे होते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे लगभग 30 इयर्स बाद, 20 इयर्स बाद या और ज्यादा समय के बाद, तो आप देखेंगे बॉटम पर वो थिक हो जाते हैं और ऊपर का पोर्शन उनका नैरो रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उस पर हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो ग्लास की प्रॉपर्टी होती है बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली, आपको मेल्ट तो दिखाई नहीं पड़ेगा बट आफ्टर 30-40 इयर्स आपको वो ऑब्जर्वेशन मिल जाते हैं, उससे पहले भी मिल जाता है। अगर ज्यादा हीट कंटिन्यूसली पड़ती है तो वो बॉटम पर थिकर हो जाते हैं और ऊपर वाला पोर्शन का टेपर रहता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी है टू फ्लो लाइक अ लिक्विड। फ्लो करने की प्रॉपर्टी सॉलिड्स की बिल्कुल नहीं है। फ्लो करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? लिक्विड्स की। और डिफ्यूज होने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? गैस की। तो सॉलिड है ग्लास, भले ही हमारे पास सॉलिड है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है फ्लो करने की हो गई है, तो इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया? स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए बहुत अच्छी 2-3 बातें यहां पर हम करने वाले हैं। आप देखेंगे, देखिए यहां पे इन्होंने ये पॉइंट डिस्कस भी किया है। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि बाबा आदम के जमाने के, are found to become milky in appearance because of some crystallization। यानी कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन के ग्लास हैं, वैसे तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो सब जनरली ओपेक होते हैं, उनके आर पार नहीं देख सकते। लेकिन जो आपके एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो जनरली ट्रांसपेरेंट है, जैसे ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया। लेकिन बहुत पुराने जमाने के जो ग्लास हैं उनमें आपको कहीं कहीं मिल्कीनेस दिखाई पड़ेगी, धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, ओपेकनेस आ जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे, उसके आर पार आप नहीं देख पाओगे कुछ पोर्शन में। जैसे ग्लास का बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ पोर्शन जो है ये धुंधला सा हो गया, ये धुंधला सा हो गया, इसके आर पार नहीं देख पा रहे हो, यहाँ देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये वाला जिसमें मिल्कीनेस अपीयर हुई है, वहां पर क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन हो गया अपने आप ही, सनलाइट पड़ने से या किसी फैक्टर की वजह से। वहां पे जो SiO4 नेगेटिव यूनिट्स थी या SiO2 यूनिट्स थी वो क्या हो गई? क्रिस्टलाइज हो गई। और जब क्रिस्टलाइज हो गई तो क्या हो जाएंगे? ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे, ओपेक हो जाएंगे, उनके आर पार हम नहीं देख सकते। तो वही चीज है, यहाँ पे वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशंस आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। बस एक लाइन लिखनी है, बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन बना के देंगे, व्हाई इन केस ऑफ सम एंशियंट सिविलाइजेशन ग्लास ऑब्जेक्ट और ग्लास पीसेस मिल्कीनेस इज ऑब्जर्व। व्हाई? सिंपल आंसर है, बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड टू बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये आएगा, लाइक लिक्विड्स amorphous solids like glass have a tendency to flow though very slowly, therefore sometimes these are called pseudo solids or super cooled liquid। झूठे सॉलिड हुए, सॉलिड की प्रॉपर्टी फ्लो करने की नहीं होती, वो लिक्विड्स की होती है। आपको ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। देखिए जो amorphous solids हैं are isotropic in nature, their properties such as mechanical strength, refractive index, electrical conductivity, etc. are same in all directions. It is because there is no long range order in them and arrangement of particles is not definite along all directions। पूरी तरह से ही गड़बड़ है, किसी डायरेक्शन में चले जाओ यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, सब जगह एक सा ही मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं ना शैतान, कभी सही सुधरते नहीं, उसमें कहेंगे। तो किस लाइन में ऐसा नहीं है। देखिए तो इस hence the overall arrangement becomes equivalent in all direction, ये इसका रीजन है बेसिक। therefore value of any physical property would be same along any direction। AB एक्सिस के along जो अरेंजमेंट है वो कैसा मिल रहा है? अलग मिल रहा है CD एक्सिस के कंपैरेटिवली। तो जब डिफरेंट अरेंजमेंट है तो ऐसी बात है, प्रॉपर्टीज भी डिफर होंगी। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस or refractive index show different values when measured along different direction in the same crystal। This arises from different arrangement of particles in different direction। ये इसका बेसिक रीजन लिखने हैं, why crystalline solids are anisotropic in nature। अगर क्वेश्चन मिलता है आपको तो आपको ये लाइन लिखनी है,
because of different arrangement of particles along different axes, राइट। तो ये बात आपसे होनी थी। अब हम कुछ जल्दी जल्दी इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये बहुत आसान है आपके लिए, इसमें आप बस 3 बातें याद रखने वाले हैं। ग्लास, जो भी आपको वर्ड पॉली लिखा मिल जाए, यानी कि जो भी पॉलीमर होगा वो सब कैसे होंगे आपके एमॉर्फस सॉलिड्स होंगे। अब तो देखिए बहुत आसान आपके लिए हो गया। पॉलीयूरिथेन, यस एमॉर्फस। नेप्थलीन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक सॉलिड, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। टेफ्लॉन पॉलीमर है, बताइए बोलिए। आपने देखा टेफ्लॉन की कोटिंग होती है बाइक पर, कार पर, एक्स्ट्रा पैसे लेकर के करके देते हैं वो लोग। आपके घर में जब प्लम्बर आता है तो एक टेप लेकर के आता है व्हाइट रंग का, पहले तो धागा लगा देते हैं, अब तो फैशनेबल हो गया वो भी। तो वो एक टेफ्लॉन का टेप लेकर के आता है, उसको पहले उसको बेंड करेगा, उसको बेंडिश टाइप का उसको करेगा और फिर उसके ऊपर टोटी को या जो टैप है उसको चढ़ाता है। पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। के पॉजिटिव NO3 नेगेटिव आयनिक सॉलिड है। सेलोफेन, ये मेम्ब्रेन होती है, जल्दी बताएं, ट्रांसपेरेंट होती है, बोले एमॉर्फस। ये बच्चे जनरली भूल जाते हैं, इसको आप ध्यान रखने वाले हैं। सेलोफेन मेम्ब्रेन एमॉर्फस है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड is observed to have same value along all directions. Comment on the nature of this solid. Would it show cleavage property? पहले पहली बात से निपटती थी, किसी भी सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी डायरेक्शन में कैसा है, सेम है। बताओ आपको बात समझ में आती है, अमॉर्फस सॉलिड है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, बताओ। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। अगर आपने आइसोट्रॉपिक आंसर किया बहुत अच्छा किया। एमॉर्फस से बात नहीं बनने वाली है, दे आर आस्किंग अबाउट द नेचर। टाइप ऑफ सॉलिड पूछते, टाइप ऑफ सॉलिड पूछते चल जाता, लेकिन दे आर आस्किंग द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, तो कैसा रहेगा। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ग्लास को अगर आप कितनी भी शार्पर डिवाइस से कट करो, आप देखेंगे उनके स्पेशल कटर आते हैं, लेकिन जब अगर कट हो जाएंगे तो उनकी सरफेस पे अगर आप फिंगर लगा के देखेंगे तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ पार्टिकल ग्लास के आपके हाथ पर आ जाते हैं। अब हम इतना ही हमें एमॉर्फस के बारे में पढ़ना था। एमॉर्फस को हमें यही छोड़ना है, क्रिस्टलाइन को अब हमें आगे बढ़ाना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा और उनके हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना, उनके टाइप्स पढ़ना है। पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे सॉलिड जिनमें कांस्टेंट पार्टिकल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो, वो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और ये ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 तरह से सब क्लासिफाई किए गए। पहला है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर का मतलब है इनमें वीकेस्ट टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, वन डबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि नॉन पोलर जितने भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन हो या कोई और मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर अगर होगा तो उनमें वीकेस्ट टाइप के डिस्पर्जन फोर्सेस या रंधन फोर्सेस या वन डबल फोर्सेस आप बोल सकते हो एग्जिस्ट करेंगे। और जब इतने वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होगा इनका, क्योंकि आयंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन 2 वजह से होगा, या तो आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ आयंस भी नहीं है, यहाँ कौन है, पूरा पूरा मॉलिक्यूल है। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो गए। H2, Cl2, I2, P4, S8, ये सब आप होगा। तो डाइपोल मोमेंट जो है होने की वजह से वो कंपाउंड कैसे होंगे, पोलर होंगे। और अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे हो गए आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए। जैसे HCl है, SO2 है, ये सब कैसे आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कौन सा रहेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा, जो कि वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर है। और इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से हायर होंगे। अच्छा, कंडक्शन ये भी नहीं करेंगे क्योंकि ना तो इनमें कोई आयन है ना ही इलेक्ट्रॉन्स की बात इनके अंदर हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो मॉलिक्यूल हैं आपस में एक दूसरे को बाइंड रख रहे होंगे। जैसे आइस, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जहां जहां भी H बॉन्डिंग हो सकती है
वो सब इसके एग्जाम्पल होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये भी नहीं करेंगे क्योंकि पूरा पूरा मॉलिक्यूल है, ना इलेक्ट्रॉन्स है ना आयंस। और वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर। कैटायन और एनायन जो है वो कांस्टेंट पार्टिकल्स होने की वजह से उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, बहुत हाई होते हैं। सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि जो आयंस है एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रखते हैं। लेकिन जैसे आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे या मेल्ट करेंगे तो इनके बीच में काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है और आयंस जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और आयंस सोल्यूशन में अवेलेबल होने की वजह से आयनिक कंडक्टिविटी यहां पर रहेगी। तो यहां पर आप देखेंगे मॉल्टन स्टेट में और व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर आयंस बिकम फ्री। ये बड़ा बढ़िया टर्म है ना, द आयंस बिकम फ्री। हमसे पूछते हैं व्हाई आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस फॉर्म। बस सीधा आंसर लिखते हैं बिकॉज आयंस आर फ्री या आयंस बिकम फ्री टू मूव। ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, ये दुश्मन है आयंस के बीच में वर्क करने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो ये आसानी से आयंस को दूर कर देता है और आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जितने भी आपको आयनिक सॉलिड मिले, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे एक कैटायन और एक एनायन है, वो सब इसके एग्जाम्पल्स होंगे आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड्स की। एक थोड़ी सी बात और सीखेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में, ब्रिटलनेस। आपने देखा होगा जो रेनी सीजन होता है उसमें जो आपके घर में सॉल्ट रखा होता है, जो सॉल्ट वेसल्स होते हैं, छोटे नमकदानी जिसे आप बोलते हैं, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और उसको आप कोशिश करें स्प्रेड करने की, किसी भी मतलब उसको बाहर लाने की कोशिश करें उस वेसल से, तो आसानी से नहीं आता क्योंकि उसमें छोटे छोटे लुम्स बिखर जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप ग्लास के केस में देखते हैं, अगर ग्लास आपने छूट करके नीचे गिर जाए फर्श पर तो वो बिखर जाता है ना, शीशा या दिलो आके टूट जाता है, वो वाले हिसाब है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से वो बिखर जाएगा और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। वैसे जो ग्लास बहुत हार्ड है बट इजी टू ब्रेक, अगर आपके हाथ से छूट गया टूट गया, बिल्कुल आपके पापा की तरह बहुत हार्ड है, लेकिन जरा सा आपने कोई गलत एक्ट किया तो उनका हार्ट जो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये आयनिक सॉलिड्स में और ग्लास में सिमिलरिटी है, बोथ आर ब्रिटल। सिमिलरिटी पूछते हैं आयनिक सॉलिड्स में और ग्लास में, बोथ आर वेरी हार्ड बट हैव ब्रिटलनेस। ऐसे आप देखिए सन में आप कोई प्लास्टिक की चेयर रखी छोड़ दीजिए या कोई ऑब्जेक्ट रखकर छोड़ दीजिए या कोई पुराना पाइप आपसे छूट गया छत पर और आपको देखने में लग रहा है पाइप हार्ड है, ब्रिटलनेस जो है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड की वजह से होती। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, तो बिकॉज इन आयनिक सॉलिड्स द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आपने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा होगा H से Cl की तरफ आप डाइपोल मूवमेंट शो कर देते हो, लेकिन आयनिक सॉलिड्स में हम किसी तरह को डायरेक्शन शो नहीं करते, उनके बीच में किसी डॉटेड लाइन, डैश लाइन, किसी भी तरह का जो हेड लाइन से उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स शो नहीं करते। तो आयनिक सॉलिड्स में जो बॉन्ड है दैट इज नॉन डायरेक्शनल और इसी वजह से जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर ब्रिटल इन नेचर। नाउ वी गो फॉर मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स के बारे में काफी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मेटालिक सॉलिड्स को हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बेस पर पढ़ते हैं। ये आपके सामने छोटा सा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में डिपिक्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी मेटल सरफेस के अंदर नेगेटिवली चार्ज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऐसा बोल सकते हो देयर इज अ सी ऑफ नेगेटिवली चार्ज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल सरफेस एंड कंडक्टिविटी है। मेटल्स के केस में जो कंडक्टिविटी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और जो आयंस हैं उनके बीच में उनमें जो कंडक्टिविटी है दैट इज आयनिक कंडक्टिविटी। तो आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और देयर इज अ सी ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एम्बेडेड रहते हैं इस तरह से। तो ये कहा जाता है कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, कट कर दो, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
they act as a glue between these positive charge kernels. ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स हैं और ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी वजह से मेटल सरफेस में जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आती है। मेटल की बाकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल है, डक्टाइल है। मैलिएबल का मतलब है यू कैन ड्रॉ इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल का मतलब क्या है, थिन वायर्स में आप उनको ड्रॉ कर। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो काफी हाई होते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज कर्नल के बीच में वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड है, इसलिए मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। यहाँ पे जो मरकरी है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो कोवेलेंट होंगे। वेरी गुड। और यहाँ जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एटम्स हैं। आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे पहले पढ़े, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स थे। सेकंड आपने पढ़ा व्हाट, आयनिक सॉलिड्स, उनमें कांस्टेंट पार्टिकल आयंस हैं। थर्ड आपने पढ़ा मेटेलिक सॉलिड्स, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स एंड नेगेटिवली चार्ज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कोवेलेंट में एटम्स हैं और इनके बीच में नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट का मतलब बहुत लार्ज नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। और इस बात को ध्यान रखेंगे, जहां भी नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3000 केल्विन से ज्यादा रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जहां भी टर्म आएगा एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट या एक्सट्रीमली हार्ड, तो वो कौन होंगे, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड होंगे। ये भी इनमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, एटम्स हैं, इंसुलेटर्स होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन यहां पर मिलता है आपको। ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से, हाँ बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट रहता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपने देखा है हेक्सागन जो है वो एक दूसरे से वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। ये जो ऊपर लेयर्स दिख रही हैं आपको, ये इनके ऊपर स्लिप कर सकते हैं और ऐसा होने पर लुब्रिकेंसी आ जाती है। ऐसा होने पर लुब्रिकेंसी जो है वो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपको ऑब्जर्व होगी। एक छोटा सा एग्जांपल, बच्चे बड़ी गलती कर जाते हैं, वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर सॉलिड। पोटेशियम सल्फेट K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, बोलिए आयनिक सॉलिड। टिन मेटालिक सॉलिड। बेंजीन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करता है, नॉन पोलर। C6H6 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यूरिया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है या डाइपोल, बल्कि इसको आप ऐसा बोले पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिंक सल्फाइड Zn2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, आयनिक। ग्रेफाइट यस कोवेलेंट या नेटवर्क। रुबिडियम मेटल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम, तो ये मेटालिक सॉलिड है। आर्गन नोबल गैस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, यस नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड। सॉलिड A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature। देखिए मॉल्टिन में भी आपका इंसुलेटर है और मॉल्टिन फॉर्म में भी इंसुलेटर है। आयनिक अगर होता तो मॉल्टिन में कंडक्टर हो जाता, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका नेटवर्क सॉलिड हो गया। वेरी हार्ड का मतलब नेटवर्क हो गया, कोवेलेंट सॉलिड हो गया। जैसे सिलिका है SiO2, वो भी आपका नेटवर्क सॉलिड, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सिलिका का। आपने देखा मूंगफली भुनने का काम आता है रेत, सॉल्ट और रेत सिलिका को मिला करके मूंगफली भुनने का काम में लेते हैं, क्योंकि जो सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट है वो नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से, SiO2 का नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो गया है। नेक्स्ट इज ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. Explain why. Yes, ions are not free to move in solid state, but in molten and the aqueous form ions become free to move. What type of solids are electrical conductors? Malleable and ductile.
यस बोलिए, कौन से सॉलिड्स मेलेबल होंगे, कंडक्टर होंगे, डक्टाइल होंगे? यस, मेटेलिक सॉलिड्स होंगे। कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो सॉलिड्स हैं उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो आप बताएंगे एमॉर्फस सॉलिड्स possesses short range order, they don't have a regular arrangement of constant particle, और आप ऐसा लिख सकते हैं they have irregular arrangement of constant particle in 3-dimensional space। एग्जाम्पल आपको मालूम है, ऑल पॉलीमर्स, रबर, प्लास्टिक, ये सब पॉलीमर्स में आते हैं। ग्लास, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, क्या चीज ग्लास को क्वार्ट्ज से डिफरेंट बनाती है? तो बच्चे क्या करते हैं, वही बेवकूफी दिखाते हैं, ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये नहीं जानना चाह रहे हैं क्या चीज उसको डिफर बना रही है। इन केस ऑफ ग्लास, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड SiO4 नेगेटिव या SiO2 possesses शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और क्वार्ट्ज के अंदर SiO4 नेगेटिव possesses लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये डिफरेंट बना रही है इसको, है ना। Under what condition could quartz be converted into glass? On heating at very high temperature followed by rapid cooling. This process is known as annealing. Classify solid as ionic, metallic, molecular network, tetra, phosphorus, deca oxide. जहां देखिए दोनों नॉन मेटल हैं, P4O10 दोनों नॉन मेटल हैं, बहुत अच्छे समझिए। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच बनेगा। फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल हैं। बोलिए क्या कोवलेंट हो सकता है? कांस्टेंट पार्टिकल मतलब एटम्स हैं केवल, ये तो पूरा मॉलिक्यूल लग रहा है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अमोनियम फॉस्फेट NH4 पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव। अरे NH4 पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव, आयनिक सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड नेटवर्क या कोवलेंट सॉलिड I2। अरे I2 तो नॉन मेटल है, अकेला एटम है, पूरा मॉलिक्यूल है। यस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड P4 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। प्लास्टिक, एमॉर्फस, ग्रेफाइट, कोवलेंट या नेटवर्क, ब्रास, मेटालिक क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, एलॉय है ना, जिंक और कॉपर का, दोनों मेटल्स ही है। रुबिडियम मेटालिक सॉलिड, Li पॉजिटिव, Br नेगेटिव, मेटल नॉन मेटल, आयनिक। सिलिकॉन, कोवलेंट या नेटवर्क। ये बहुत अच्छी बात यहाँ सीखेंगे कि जो एमॉर्फस सिलिका है, इट इज यूज इन मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। आजकल जो सोलर पैनल्स हैं वो काफी यूज में आ रहे हैं, काफी जिन लोगों को अवेयरनेस है वो सोलर पैनल घर में लगवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम से कम हो। तो ये जो एमॉर्फस सिलिका है, इट इज यूज इन मेकिंग सोलर पैनल्स, है ना। देखो यहाँ लिखा है आपके पास, amorphous solids are useful materials. Glass, rubber, plastic find many applications in our daily life. Amorphous silicon is one of the best photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity. Right? तो ये बहुत बड़ा टॉपिक आपका लग